आप दो प्रकार के कोलिजन पढ़े थे, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए आपको पता था ना कि इफेक्टिव कोलिजन कब बोलेंगे, दो चीज़ होनी चाहिए, एक एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सही लेवल तक रीच करनी चाहिए, और दूसरा ओरिएंटेशन सही होना चाहिए ना। तो आपको हम कल बताए थे कि इसके अलावा जो इनइफेक्टिव कोलिजन होता है उसमें ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, या तो एनर्जी लेवल उतना नहीं बढ़ पाता, मतलब या तो एनर्जी की वजह से वो इफेक्टिव नहीं हो पाता, तो एनर्जी वहाँ बैरियर बन जाता है। बैरियर समझते हैं आप, रुकावट, बैरियर मतलब रुकावट। अगर एनर्जी नहीं ज़्यादा हो पाएगा तो दिक्कत आएगी, या फिर अगर एनर्जी ज़्यादा है और ओरिएंटेशन सही नहीं है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा है और ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। एक बात बताओ, पहले एनर्जी होना जरूरी है, पहले ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है? पहले एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बात में आ रही क्या? एनर्जी इंपॉर्टेंट होगा तो ही आप ओरिएंटेशन सही कर पाएंगे ना। एनर्जी अगर रहेगा तो ही आप ओरिएंटेशन की चर्चा करेंगे, बात में आ रही क्या? क्योंकि ओरिएंटेशन बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं है ना, ओरिएंटेशन विदाउट सफिशिएंट एनर्जी के कुछ नहीं कर सकता। खैर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन दो बातों पर डिपेंड करेगा। दो चीज़ें ऐसी हैं जो इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव होने से रोक देती हैं, पहला एनर्जी बैरियर और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। तो आप एक स्टेटमेंट लिखिए, जहाँ तक लिखें आप, केमिस्ट्री ही है ना आज, ठीक है। कभी कभी एकदम तुम लोग शांत रहते हो, हमको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग सोच रहे हो फिजिक्स में कहाँ से ला दिए ये, ठीक है। लिखो, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, the following two barriers following two barriers TW BARRIERS following two barriers must be cleared, दो बैरियर को क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। पहला लिखिए एनर्जी बैरियर, पहला लिखिए एनर्जी बैरियर, और दूसरा लिखिए ओरिएंटेशन बैरियर, दूसरा लिखिए ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हेडिंग लगाइए एनर्जी बैरियर, छोटे छोटे हेडिंग में करके आगे बढ़ जाएंगे। हेडिंग लगाइए एनर्जी बैरियर, लिखिए इसके बारे में, इसी में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला टर्म आएगा। लिखिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy which must be possessed POSSED, which must be, double S दो जगह रहेगा, which must be possessed by the colliding molecules in order to bring about an effective collision is known as threshold energy, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सबसे कम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है रिएक्टिंग कोलाइडिंग स्पेसीज के पास में, ताकि उस एनर्जी का यूज़ करके वो कोलिजन तो करें लेकिन वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए।
बस मेरी क्या मतलब, अगर ओरिएंटेशन सही है, अगर ओरिएंटेशन सही है तो एनर्जी की वजह से कॉम्बिनेशन रुकना नहीं चाहिए। बस मेरी क्या, एनर्जी की वजह से कॉम्बिनेशन, तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए कॉम्बिनेशन होने के लिए, उसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर इतनी एनर्जी है तो फिर आप एनर्जी बैरियर पार कर लिया। बस मेरी क्या, ठीक है। आगे लिखिए इसी के बारे में, इसी के बारे में एक दो बातें और लिखिए। लिखिए द ग्राफ where dotted area region या area dotted area is represented वो जो कल ग्राफ बनाए थे आपको याद है, वो जो कल आप ग्राफ बनाए थे, ग्राफ ऐसा था ना, ऐसा ग्राफ था वो, ठीक है। हम बोले थे इतने दूर तक आप डॉट बना दीजिए। इस डॉट को ना अपने ग्राफ पे ई नॉट से दिखा दो, ई नॉट नीचे ऊपर कहीं लिख दो, ये इस रीजन को ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दो। अगर कल कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया हो ना अभी, उस रीजन को कि सिंबल से रिप्रेजेंट किए हो, हाँ तो ई नॉट से रिप्रेजेंट कर दो। क्या लिखे हो, लास्ट लाइन पढ़ो। इज रिप्रेजेंटेड, ब्रैकेट में लिखो ई नॉट, ब्रैकेट में लिखो ई नॉट, ब्रैकेट बंद करो, करेस्पॉन्ड्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन। हो गया? तो आप समझिएगा मेरी बात को, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ये वही एनर्जी है जो किसी भी हर रिएक्शन की एनर्जी होती है। हर रिएक्शन को होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको हम बताए थे कि अगर आपको कागज़ का पन्ना है उसको जलाना है, उसको जलाने के लिए पहले आपको माचिस की तीली से सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ती है। माचिस की तीली से आप आग लगाते हैं ना, वो आप क्या कर रहे होते हैं, आप भड़का रहे होते हैं उसको। बस मेरे दो लोग के मन में अगर एक दूसरे की बुराई है, वो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनको एक्टिवेट कर देना है। कैसे एक्टिवेट कर देना है, आप दोनों लोग को थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दीजिए, वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे। बस मेरे कैसे ही होता है, आप कागज़ को माचिस की तीली में आग लगा के छुआ दीजिए, वो माचिस की तीली में जो आग लग रहा होता है ना, वो आग असल में आपके कागज़ को उसके एक्टिवेशन लेवल में पहुंचा रहा होता है, वो उस कागज़ को थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद जैसे ही एक बार रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फिर वो कागज़ जलते रहता है। बार बार तो माचिस की तीली से आग नहीं लगाना पड़ता। ऐसा तो नहीं होता ना कि जितने दूर में तुम माचिस की तीली लगाते हो उतने दूर में कागज़ जल जाता है, फिर बुझ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। अगर सब कुछ ठीक है, अगर पानी वानी नहीं पड़ा हुआ कागज़ पे और प्रॉपर अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है वहाँ पे, तो वो कागज़ जलते जलते पूरा जल जाएगा। तो ये जो कागज़ को मिनिमम कितनी आग, मतलब मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए जलने के लिए, वो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, चलिए सेकंड लिखिए, ओरिएंटेशन बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी वो टोटल एनर्जी होती है ग्राउंड लेवल से। लिखिए ओरिएंटेशन बैरियर। लिखिए द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स should also have the colliding molecules should also have the proper orientation so that old bonds may break and new bonds may break। इसको थोड़ा समझाएंगे आपको हम फिगर बना के। old bonds may break and new bonds could form।
हो गया। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है NO2 बनता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक NO2 का मॉलिक्यूल है, वो एक और NO2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा और N2O4 बनाएगा। ऐसा अगर ये रिएक्शन हो रही है, अगर दो मॉलिक्यूल NO2 के कंबाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं ना, मान लो इनके पास एनर्जी बैरियर ये क्रॉस कर चुके, इनके पास प्रॉपर एनर्जी है। ओरिएंटेशन में क्या है, जैसे मान लो एक नाइट्रोजन का एटम ऐसे रिप्रेजेंट करो और इसके साथ में एक मान लो यहाँ ऑक्सीजन चिपका हुआ है और एक ऑक्सीजन यहाँ चिपका हुआ है, ठीक है ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर भी तो होता है ना। आप समझ रहे हैं ना हम क्या ऐसे क्यों बना रहे हैं, ऊपर नीचे क्यों नहीं बना रहे हैं। लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, और एक और इसी प्रकार से आप बना लीजिए अगेन ना, ये आपका नाइट्रोजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ये जो हम बना रहे हैं ये लोन पेयर नहीं है ना, हम एटम्स को दिखा रहे हैं कि एटम्स चिपके हुए ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम इस प्रकार चिपके हुए हैं, ठीक है। तो यहां से दो पॉसिबल केस बनेगा। एक केस ऐसा बनेगा जहां पर एनर्जी बैरियर तो क्रॉस है लेकिन फिर भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होने की वजह से कंबाइन नहीं कर पाएगा, और एक केस ऐसा बनेगा जहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए मान लो कि ये दोनों टकराए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस मॉलिक्यूल का जो असल में एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब इसका एटम जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोल लो ज़्यादा सही रहेगा, तो वो ऐसा होना चाहिए ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस चिपका और इसका ऑक्सीजन यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इस प्रकार से ही दिखना चाहिए। बस मेरी क्या, लेकिन मान लो कि इस वाले केस में, पहले केस में ओरिएंटेशन सही नहीं हुआ और इस नाइट्रोजन से इसको टकराना था लेकिन ये ऑक्सीजन आके टकरा गया इस प्रकार से। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। बस मेरी क्या, ये वाला ऑक्सीजन आगे से टकरा गया ऐसे, ये एक गलत टक्कर हो गई, ये एक गलत ओरिएंटेशन हो गया, क्योंकि N2O4 का मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करते तब जाकर के प्रॉपर फॉर्मेट बनता और N2O4 बनता। ये टक्कर गलत हो गई, मतलब ये नाइट्रोजन बोलेगा मैं तेरे को नहीं पहचानता क्योंकि मेरे पास जितने ऑक्सीजन थे रिक्वायर्ड वो है, वो बोलेगा हमको तो नाइट्रोजन चाहिए, तुम कौन आगे, तो उसको ढकेल देगा। बात समझ रही क्या, इलास्टिक कोलिजन होगा और ये वापस सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल वापस से सेपरेट हो जाएंगे। आप लिखे हुए हैं कि अगर कोलिजन इनइलास्टिक होता है, अगर कोलिजन इनइलास्टिक होता है तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग वेलोसिटी के साथ में, तो ये मॉलिक्यूल वापस से अलग अलग हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन हो गया, टकरा किधर निकल जाएगा मान लो, ये वाला आपका ऑक्सीजन था पुराना वाला, ये भी ऑक्सीजन था, ये नाइट्रोजन था, यहाँ से आया टकराया और फिर यहाँ चला गया, यही ऑक्सीजन टकराया था ना ये वाला, ठीक है। और ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक डायग्राम है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ये सही तरीका से सही दिशा में नहीं टकराए, अगर वहीं ये ऐसे टकराया होता, ये ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन टकराया होता ऐसे, यहाँ नाइट्रोजन और ये दोनों ऑक्सीजन, तो ये प्रॉपर बॉन्ड बना होता, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया होता और ये बना होता आपका N2O4। तुम बात समझ रहे हो क्या, सही। आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया ना कि जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनमें एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी आप दोबारा से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीज़ पढ़ेंगे कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है सही तरीके से तो फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा होता है। जो लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स मतलब वो स्पेसीज जो अटैक कर रहे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, तो जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड हर बार मेटल से कंबाइन नहीं कर पाएंगे, हर मेटल हर लिगेंड के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन में ओरिएंटेशन की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा समझ में आएगी उस चैप्टर में। ये समझ आ रहा है ना क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। जैसे मतलब मान लो कि ऐसा ही है कि कोई आदमी ज़मीन पे नीचे गिर रहा है, ठीक है, और आप खड़े हैं, आपके बगल में खाई है, एक आदमी उधर से सरकते हुए आया और वो गिरा, और आपके पैर के मतलब बेसिकली आप बैठे हुए हैं और आपके पीठ से उसका हाथ लगते हुए गया, आप हाथ दे रहे हैं लेकिन वो हाथ को नहीं पकड़ पाया, वो आपको ऐसे टच करते हुए ऐसे निकल गया, बस मेरे कुछ पकड़ नहीं पाया, वो आपका हाथ नहीं मिला, उसको हाथ मिला होता तो ओरिएंटेशन सही होता। तो यहाँ पर वही बात है कि जिसको जो चाहिए अगर उसको वो मिलेगा तब तो कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर गलत ओरिएंटेशन हो गया, इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं और इसकी वैलेंसी पूरी है,
आप समझिए मेरी बात को, इसकी वैलेंसी पूरी है नहीं इस वाले ऑक्सीजन की। यहां पर कंबाइन कौन कर रहा है? नाइट्रोजन कंबाइन करने के लिए रेडी है ना। अगर ये वाला नाइट्रोजन बोल भी दे कि हाँ हम कंबाइन कर लेंगे, तो क्या ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा? नहीं करेगा ना। आपको मेरी बात समझ आ रही क्या? तो इस प्रकार से ये घटना घट रही होती है। क्लियर है? ठीक है, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल लेके डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन, अरे सॉरी इनइफेक्टिव कोलिजन, और यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन ना। तो अगर इनइफेक्टिव कोलिजन है तो उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल से अप्रोच करते फॉर रिएक्शन, दीज आर रिएक्टिंग स्पेसीज। दुनिया के सारे रिएक्शन में अगर रिएक्शन कॉम्बिनेशन टाइप का है तो वहाँ पे एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर, ये दोनों का दोनों जो है वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। हो गया? चलिए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है याद है आपको? क्या होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। हो गया? चलिए 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसके बारे में लिखिए, क्योंकि अगर आप वो पॉइंट्स लिखेंगे तो ही आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद आप आर्हेनियस इक्वेशन तक पहुंचेंगे। लिखिए पॉइंट, लिखिए इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिखवाएंगे आप। हालांकि पॉइंट इसके बारे में बहुत सारे लिखवाए जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। मतलब पहला पॉइंट ये कि हर रिएक्टिंग स्पेसिस के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, हर रिएक्टिंग स्पेस का ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। बात में आ रही क्या? तो जो इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू टोटल कोलिजन। ये सब आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं सारी बातें कल। ठीक है, आप लिखिए पॉइंट लिखिए, जरूरी है। देखिए द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, under ordinary condition, the fraction of effective collision under ordinary condition, मतलब अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है,
और इफेक्टिव कोलिजन पूछा जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन में होगा। अगर वैसे परसेंट की बात करते हैं, अभी आपको समझाते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो कि तुम 100 मॉलिक्यूल टकराए, है ना, 100 मॉलिक्यूल टकराए और 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 100 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मान लो टकराए फॉर एग्जाम्पल, या फिर 100 मॉलिक्यूल 100 एटम ए का ले लो, 100 एटम बी का ले लो, वो टकराए और प्रोडक्ट बनाना है ए बी। मान लो 100 ए और 100 बी में से सिर्फ 50 ए और 50 बी कंबाइन करके 50 ए बी बनाए, ठीक है। तो कितना परसेंट इफेक्टिव कोलिजन हुआ? सिर्फ 50% हुआ, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। बात मेरी क्या? अगर मान लो 100 में से सिर्फ 25 और 25 टकरा के 25 ए बी बना होता तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 1/4। अगर मान लो एक भी ए बी नहीं बना होता तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 0। अगर सारा का सारा ए बी 100 ए बी कन्वर्ट हो गया होता तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? 1। 100% और फ्रैक्शन वैल्यू होता टोटल। तो फ्रैक्शन वैल्यू जो है किसी भी इफेक्टिव कोलिजन का, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? 0 से 1 तक। ये बात समझ आ रही है आपको? 0 का मतलब एक भी कोलिजन नहीं इफेक्टिव हुआ। कोलिजन तो हुआ, कोलिजन तो हुआ, हम इफेक्टिव कोलिजन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन वैल्यू इफेक्टिव कोलिजन की या तो 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1। बस मेरी क्या? तो ये बताओ, लिखिए लिखिए क्या लिखिए? द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मे वैरी VARY may vary from nearly 0 to 1 from nearly 0 to 1। हो गया क्या? हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, आप जो पढ़ रहे थे अभी, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या उन मॉलिक्यूल को भी गिनेंगे जो मॉलिक्यूल असल में रिएक्ट किए ही नहीं? उनको नहीं गिना जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन हो। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन की स्पीड, और रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब प्रोडक्ट बने। अगर प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है तो उसको रिएक्शन तो बोलेंगे नहीं। बात मेरी क्या? मतलब कि अपने मन का आपको बनाना है चाय, और डिब्बा में एक आदमी चीनी हिला रहा है, जिस डिब्बे में चीनी है उसी डिब्बे में चम्मच डाल के एक बेला चीनी हिलाया जा रहा है, और एक बेला पानी में पानी हिला रहा है, और एक चाय पत्ती को हाथ में लेके ऐसे उलट पलट रहा है, और एक आदमी अदरक कूटे जा रहा है। सब काम चल रहा है और आप बोल रहे चाय तो बन ही नहीं रही है, और आप बोल रहे चाय बनने की स्पीड बहुत तेज है। आप बोले और तेज चाय बनाओ, वो और तेज चीनी हिलाने लगे। बात समझ आ रही क्या? दैट इज नॉट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। आप समझिए मेरी बात को, वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट दिखना चाहिए। प्रोडक्ट बनने की स्पीड असल में होती है रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझिए, क्योंकि रिएक्शन डिफाइन तभी होगा ना जब प्रोडक्ट बनेगा। सर मेरे घर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, और सर आपके घर में बहुत सारा हाइड्रोजन है, वाह हम लोग के पास गजब ना पानी है। इस बात का सेंस नहीं बनता ना जब तक आप रिएक्शन ना करवाएं। बस में आएगा। तो रिएक्शन की स्पीड कितनी है ये हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में भी और प्रोडक्ट के फॉर्म में भी। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री, याद है ना। लेकिन आप अगर रिएक्शन को समझें तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक। तो असल में रेट ऑफ रिएक्शन किसके हिसाब से डिफाइन करेंगे? कोलिजन के हिसाब से या इफेक्टिव कोलिजन के हिसाब से? इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि कोलिजन में तो वही चीनी घुमाया जा रहा है। कोलिजन में तो कुछ चाय बन रहा है, कुछ चीनी घूम रही है, कुछ पानी घूम रहा है, कुछ अदरक कूचा जा रहा है। आपको सिर्फ ये देखना कि चाय कितने हिसाब से बन रहा है। बात में आ रही क्या? तो आपको रिएक्शन डिफाइन करना पड़ेगा इफेक्टिव कोलिजन के हिसाब से। और इफेक्टिव कोलिजन जो होता है वो कोलिजन से ही निकल के आता है। 100 कोलिजन हुआ, उसमें से सिर्फ 25 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना पाए, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके हिसाब से निकालोगे? इन्हीं 25 के हिसाब से निकालोगे ना। बात समझ आ रही क्या? तो ये जो 25 था, ये 25 था, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्हीं 25 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये 25 ना बन के 50 बना होता तो आप बोलते रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था। तुम समझो इस बात को। अगर 100 मॉलिक्यूल में से 25 ठो प्रोडक्ट बना होता तो आप बोले कि ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर इसी 25 के जगह 50 मॉलिक्यूल बना होता तो आप बोलते रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, क्योंकि रिएक्शन जल्दी हुआ तभी तो 50 बना ना। अगर 75 बन गया होता तो आप बोलते और जल्दी है। अगर 10 बना होता तो आप बोलते बहुत कम है। 1 बना होता तो आप बोलते एकदम निचले स्तर पे, बहुत नीच है रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझ मेरी बात को? तो रेट ऑफ रिएक्शन असल में किस डेटा पे डिपेंड कर रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन कितना हुआ। तुम समझे क्या मेरी बात को? इफेक्टिव कोलिजन कितना हुआ ये आप 2 चीज़ों का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सुनो, क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? इफेक्टिव कोलिजन के, ठीक। इफेक्टिव कोलिजन आप कैसे निकाल सकते हैं?
टोटल कोलिजन कितना, Z इंटू फ्रैक्शन, टोटल कोलिजन 100। मान लो इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ 25 हुआ है, तो 25 100 से कैसे आएगा, 100 इंटू 1/4। 25 ठो अगर प्रोडक्ट बना है 100 मॉलिक्यूल का यूज करके, तो कितने मॉलिक्यूल असल में इफेक्टिव कोलिजन किए हैं, टोटल का 1/4। बात में आ रही क्या? तो टोटल का 1/4 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू बोलो, बात में आ रही क्या? तो इसको Z इंटू एफ लिखा जाता है। F क्या है, इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन। आप समझे मेरी बात? हो गया, ये इफेक्टिव कोलिजन का, ये क्लियर है, ये इफेक्टिव कोलिजन। और ये क्या है आपको पता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पर सेकेंड पर वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, जो होता बहुत ज़्यादा है, 10⁻25 से 28 तक आपको याद होगा। बस मेरे एक ऑर्डिनरी रिएक्शन में, लेकिन ये वाली वैल्यू बहुत कम होगी है, बस है ना, ये वाली वैल्यू बहुत, अरे तुमको पता तो है कि इफेक्टिव कोलिजन बहुत 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 ज़्यादा कम होता है। बस मेरी क्या, इफेक्टिव कोलिजन बहुत ज़्यादा कम होता है। ये अगर मान लो, चलो लेट अस सपोज कि एक भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ, तो फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और लेट अस सपोज कि सारा का सारा कोलिजन इफेक्टिव हो गया, सबका प्रोडक्ट बन गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन Z पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना भी कोलिजन हुआ सबका सब क्या हो गया, इफेक्टिव, सबका सब क्या बना दिया, प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही क्या? ये बहुत सरल है, बस एक समझने की बात है। तो अभी आपको हम जो लिखवाए ना, सुनो, तुम लिखे हो फ्रैक्शन वैल्यू, इफेक्टिव कोलिजन की फ्रैक्शन वैल्यू वो 0 से 1 है। फ्रैक्शन वैल्यू 0 से 1, इसका मतलब नहीं कि बहुत कम कोलिजन, अगर 0 हुआ तो एक भी कोलिजन नहीं, 1 हुआ तो सबका सब इफेक्टिव कोलिजन हो गया। वो वैल्यू नहीं लिखी है, वो फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू में 1 का मतलब होता है 100%। आप समझिए इस बात को, फ्रैक्शन वैल्यू में 0 का मतलब होता है 0%, 1/4 का मतलब 25%, 1/2 का मतलब 50%, 2/3 का मतलब 75%। अरे सही बात है ना, और 1 का मतलब 100%। तो 0 से 1 को देख के कंफ्यूज मत होना कि सर बहुत ही कम है ये, तो 1 का फ्रैक्शन वैल्यू 1 का मतलब पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो कन्वर्ट हो गया इफेक्टिव में। ठीक है, तो आप जो स्टेटमेंट लेके एक बार लास्ट टाइम रिपीट करो जरा, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे लिखिए 0 to 1, आगे मतलब फुल स्टॉप आगे नीचे आइए, नीचे लिखिए हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल to the number of collision per second per unit volume, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, ब्रैकेट में लिखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z और ब्रैकेट बंद करिए। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ब्रैकेट में कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z और ब्रैकेट बंद करिए। वहाँ Z लिखना जरूरी है क्योंकि नीचे फॉर्मूला भी लिखवाएंगे एक तो। Z हो गया, एंड लगा के नीचे लाइन में आइए, एंड द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ब्रैकेट में लिखिए प्रॉपरली ओरिएंटेड, ब्रैकेट में लिखिए प्रॉपरली ओरिएंटेड, प्रॉपरली ओरिएंटेड एंड हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी। यार इंक लग जाता है शर्ट पे, बताओ गलत बात नहीं है। आइस डाल देंगे, बर्फ से छूट जाएगा, या ठंडी के मौसम में साला ये इस पे से नहीं छूटता है। अच्छा हाँ, ठंडे पानी से सरफ डाल के धुले या आइस से रगड़ दें, क्योंकि वो जो तुम बोले हो अब दोबारा वो हमसे नहीं होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं।
हाँ जी, ये आप समझे ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है यू आर गोइंग टू राइट रेट बराबर माइनस डी एक्स बाई डी टी। क्या ये समझ में आता है आपको, ये क्या चीज़ है? रेट ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग रेट डिफाइन मतलब लिखते तो हैं रिएक्टेंट के हिसाब से, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होता है ना, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो लिखिए रेट बराबर माइनस डी एक्स बाई डी टी, रेट बराबर माइनस डी एक्स बाई डी टी हो गया। और बराबर करके लिखो एफ इंटू जेड, एफ इंटू जेड हो गया। एफ क्या है नीचे लिख लीजिए, जेड क्या है लिख लीजिए। हो गया ना। एफ क्या लिखे हो, बस फ्रैक्शन वैल्यू। जब अवयवीय खाली फ्रैक्शन वैल्यू लिखा जा रहा है तो एक महीने बाद तो पता ही नहीं चला क्या लिखा हुआ है। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना। चलिए, तो यहां से आप एफ समझ गए, जेड समझ गए। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट लिखिए। क्या आपको एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझ में आता है? बताइए। अच्छा, हाँ, मेरा आंख एकदम सही है, हम जिसकी तरफ देख रहे होते हैं मेरा आंख उधर ही रहता है। हाँ बोलो बोलो, बताइए तो। कैटिनेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ। जितनी एनर्जी लगती है किसी को संकट पहुंचाने में। बोलो बोलो जल्दी बोलो। जितनी एनर्जी लगती है उसको देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज को वो मिनिमम एनर्जी जो एक्स्ट्रा चाहिए होती है उसको बेसिकली रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। आप उसमें ना जाए, बस सुन लो। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिएक्टिंग स्पीसीज सो एज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, है ना, इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टिंग स्पीसीज के द्वारा वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन को कराने में, ताकि वो क्या पैदा कर पाए, प्रोडक्ट, है ना। दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपको एक बात लिखवाते हैं, देखिए, अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी है, आपको एक छोटा सा फैक्टर लिखवाता है। अगर मानिए एक्टिवेशन एनर्जी है माइनस ई ए, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस ई ए है, सॉरी माइनस क्यों है, प्लस ना एनर्जी देंगे आप उसको। और एट टेम्परेचर टी, किसी टेम्परेचर टी पे आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी टेम्परेचर टी पे आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, और जिस रिएक्शन को आप करवा रहे हैं उस रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ना, इसको हम शायद कल क्लास में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो और आपको पता है गैस कांस्टेंट आर होता है, ठीक है। तो एक फैक्टर होता है, ये एक्सपोनेंशियल वाला ई है, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये एक फैक्टर होता है। इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। इसको बोल्ट्जमैन, आप बोल्ट्जमैन पढ़े हुए क्लास 11 में, आपको याद होगा। आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़े हुए हैं क्लास 11 में ना, अगर आपको नहीं याद है वेरी गुड कोई बात नहीं। चलिए, तो आप एक बात लिखिए, आपको हम लिखवाते हैं। आप एक बात लिखिए, लिखिए फॉर अ गिवन reaction, for a given reaction, with required activation energy, with required activation energy EA, बड़ा E छोटा है, वही EA जो लिखा हुआ है, A सबस्क्रिप्ट में रहेगा EA, at temperature T, कॉमा लगाइए,
कॉमा लगाइए। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स मतलब कितने सक्सेसफुल कोलिजन हो गए उसका नंबर जो है आप लिखिए इज ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इज ई टू, ये पूरा ई की पावर में इज ई टू द पावर माइनस ई अपॉन में आर टी, इज ई टू द पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। हो गया माइनस ई अपॉन में आर टी। इट इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर, इट इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर। लास्ट में डबल एन रहेगा, बोल्ट्जमैन फैक्टर। हो गया। चलिए देखिए अब आप समझिए, हम लोग दो चीज़ों को एक्सप्लेन करें। पहला एक्सप्लेन किया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर दूसरा एक्सप्लेन किया कि फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, ठीक है। और आप समझिए कि जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो होता है जेड एफ के बराबर। रेट ऑफ रिएक्शन जेड एफ के बराबर होने का मतलब क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कि बेसिकली टोटल इफेक्टिव कोलिजन कितना हुआ। जेड इंटू एफ करेंगे ना, अगर आप जेड इंटू एफ करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी कितने इफेक्टिव कोलिजन हुए। अगर जेड दे रखा है मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई वो, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे तो वो क्या दे देगा, कितने इफेक्टिव कोलिजन हुए, ठीक है। इसके बाद आपको एक बात समझनी होती है कि ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है ना, ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो ओरिएंटेशन फैक्टर है उसको स्टेरिक फैक्टर कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात आपको पढ़ाई जाती है कि अगर सही ओरिएंटेशन, मतलब अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल को आप, अगर 100 मॉलिक्यूल को आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो उन 100 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सही ओरिएंटेशन में कंबाइन करेंगे, मतलब पहले बार में ही सही ओरिएंटेशन में कंबाइन करेंगे, तो उसको जाना जाता है स्टेरिक फैक्टर के नाम से। स्टेरिक समझते हैं आप, स्टेरिक STERIC, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या जिसमें सही ओरिएंटेशन में मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल में 100 मॉलिक्यूल है आपके पास, आप रिएक्शन करवा रहे हैं 100 का, 100 A 100 B का, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सही ओरिएंटेशन में कंबाइन करेंगे। एनर्जी की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। तो उस संख्या को, उस नंबर को स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बात अभी आप सीखेंगे, स्टेरिक फैक्टर। उसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको पता है Z है। इन सब का यूज़ करके हम लोग रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालेंगे, हम लोग रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालेंगे और उसका यूज़ करेंगे। वो ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसको सॉल्व को एक नंबर आएगा, इसको सॉल्व करोगे एक नंबर ही आएगा ना। देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये R और T सब नंबर है। किसी रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट है ये, किसी दिए गए रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट को जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो तो कांस्टेंट होता है। किसी दिए गए रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स को जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो तो फिक्स होगी, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी, एक रिएक्शन के लिए फिक्स होगी। R और T टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ये सब कांस्टेंट है। E की वैल्यू आपको पता है 2.71, इसको सॉल्व करेंगे कोई नंबर आएगा, और ये नंबर क्या चीज़ है आप उसमें लिखे हुए हैं। बस मेरे क्या, ये सक्सेसफुल कोलिजन के नंबर है, बस मेरे क्या, कितने कोलिजन सक्सेसफुल होंगे उसके नंबर है। आपको अभी एक रिलेशन लिखवाया जाएगा, ये जो रिलेशन है ना, रेट का रिलेशन है, बस मेरी क्या। इसी प्रकार से आपको एक कांस्टेंट K की वैल्यू लिखवाई जाएगी उस रिलेशन का यूज़ करके, और उसी इक्वेशन को बोलेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि उस इक्वेशन में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे आर्हेनियस फैक्टर या फिर आर्हेनियस कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? खैर अगला नोट लिखिए, उसमें हम सब कुछ क्लियर करते हैं। नोट लिखिए, लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं उसको। लिखिए लिखिए बिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, बिसाइड BESIDE, उसमें S लगा दीजिएगा। बिसाइड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, बिसाइड्स रिक्वायरमेंट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, कॉमा लगाइए। द मॉलिक्यूल्स मस्ट बी oriented properly, the molecules must be oriented properly for a successful collision. The molecules must be oriented properly for a successful collision.
हो गया। तो अगर मान लीजिए आप ए और बी को एक साथ कंबाइन कराने जा रहे हैं, कुछ संख्या आप ए के लिए कुछ संख्या बी के लिए, और आपको ए बी बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मान लीजिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो जेड ए बी है, मान लेते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड ए बी है, और ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात समझो, अगर कोई कोलिजन हो रहा है, उस कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सर या तो एनर्जी मिल जाए या तो ओरिएंटेशन मिल जाए, ऐसी तो बात है नहीं। आपको मिनिमम रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी भी चाहिए, अलॉन्ग विथ उसके साथ में आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए, ठीक है जी। आपको रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए एंड ओरिएंटेशन, दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तभी रिएक्शन हो पाएगा, सही बात है ना। तो आप समझिए, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का या फिर रिएक्शन के बारे में कोई इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें Z और ओरिएंटेशन फैक्टर, Z मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन फैक्टर, ये दोनों चीज़ें ना एक साथ आएंगी, बात में आ रही क्या। और एनर्जी की वैल्यू भी उसी में होगी, कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर में होगा लेकिन एनर्जी की वैल्यू साथ में होगी। रिएक्शन में कहीं भी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कहीं पर भी प्लस नहीं आएगा। प्लस का मतलब मैथ्स में होता है या तो ये या तो वो, आप समझ रहे मेरे बात हो गया। इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन में कहीं पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, उस इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन आएगा। आप एक नोट लिखिए, मतलब नोट नहीं, उसी में कंटिन्यू करो, लिखो लेट जेड ए बी, जेड लिखिएगा नीचे छोटा सा ए बी लिखिएगा ना, लेट जेड ए बी ऐसे, लेट जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉमा लगाइए, बड़ा वाला पी लिखो, कैपिटल पी इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फिर कॉमा लगाओ, कैपिटल पी इज द ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर के आगे लिख लो स्टेरिक फैक्टर, उसका नाम है STERIC, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर 10 के बराबर, छोटा के लिखना है आपको, के बराबर, आपको इक्वेशन लिखनी है ना, के बराबर P इंटू जेड ई के पावर माइनस ई अपॉन में RT, ये लिखिए। हो गया, ठीक है। इसी को आप आगे लिख दीजिए, के बराबर इस P इंटू जेड के जगह पे आप लिखेंगे A इंटू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन RT, A बराबर P इंटू जेड ए बी। ये इक्वेशन जरूरी है, ये वाला, यही RNS इक्वेशन है। इस इक्वेशन की प्रूविंग भी आपको हम करवा देंगे। कहाँ पे? वो प्रूविंग से आता है, फॉर्मूले में आता है वो ए क्या है? वो एक कांस्टेंट है ए, पी, और अरे किसी भी रिएक्शन के लिए पी कांस्टेंट होगा, जेड कांस्टेंट होगा, उन दोनों की जगह ए लिख दिया गया है, उसको 3 नाम से जानते हैं। हो गया, देखिए वेयर ए is known as Arrhenius factor, और pre-exponential factor,